टीचर्स एकेडमी से डॉक्टर अम्बरीश का अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत है आप सबका आज के इस महत्वपूर्ण कक्षा में। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं, जिसमें अल्टीग्रेड की परीक्षा मुख्य है, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथियां भी घोषित नहीं हुई हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या फिर DSSB टीजीटी हिंदी की बात करें तो जैसी प्रवक्ता की बात करें तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण कक्षा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है वहां से। तो आज का सबसे पहला सवाल क्या है? आज का सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य, ध्यान रखिएगा, जब हम आदिकाल में यात्रा करते हैं या आदिकाल में चलते हैं तो वहां पर दो भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है लौकिक साहित्य। क्या हो जाता है? लौकिक साहित्य। तो यहाँ सवाल भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। किस साहित्य के अंतर्गत आती हैं? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली कौन सी रचनाएं हैं? तो आदिकाल में लौकिक साहित्य भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। लौकिक साहित्य अगर आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे कि लौकिक साहित्य की रचनाएं कौन सी हैं? चलिए, जितने लोग आए हैं फटाफट वो लाइक भी करते जाएं। जितने भी साथी आ गए हैं वो लाइक भी करते जाएं वीडियो को। जितने भी साथी आए हैं वो लाइक कर दें फटाफट और कमेंट बॉक्स में आ जाएं और सवालों के जवाब जो हैं वो देते चलें। चलिए, तो जब हम आदिकाल की बात करते हैं साथियों, तो आदिकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? यहाँ पर कुछ धाराएं हैं, यानी हम आदिकाल को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हम इसको रासो या चारण में बांट सकते हैं, सिद्ध या बौद्ध में बांट सकते हैं, नाथ या शैव में भी बांट सकते हैं, और इसके अलावा रास अथवा जैन में बांट सकते हैं, लौकिक साहित्य में बांट सकते हैं और अपभ्रंश साहित्य में बांट सकते हैं। यानी आदिकाल का अगर हमसे विभाजन पूछा जाए कि हम आदिकाल को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आदिकाल का जो विभाजन है साथियों वो रासो, चारण, सिद्ध, बौद्ध, नाथ, शैव, रास, जैन, लौकिक और अपभ्रंश साहित्य में। तो यहां से सवाल बनता है कि इनमें से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश प्रभावित है, या इनमें से कौन सी रचना है जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन सी रचना आती है या कौन सी रचना है जो अपभ्रंश प्रभावित है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां देखें कि जो ये हमारा सवाल पूछा गया है वो लौकिक चरित काव्य से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? वो लौकिक रचना भी होगी और वह चरित काव्य भी होगी। तो चरित काव्य का मतलब होता है कि जिसमें किसी जीवन को इसमें दर्शाया गया है, किसी जीवन से संबंधित कथानक को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखें, भविष्य कहा, योगसार, परमार्थ प्रकाश और पाहुड़ दोहा। आप लोगों ने क्या जवाब दिया है? पहले का सी जवाब दिया है, यानी जो प्रश्न संख्या 71 है, 71 का सब लोगों ने सी जवाब दिया है। चलिए, यानी जो इसकी राइट आंसर हो जाएगी वो भविष्यत कहा। देखिए, भविष्य आपका कैसे बनेगा? जब आपके पास धन होगा, यानी धनपाल। क्या पूछा है? लौकिक चरित काव्य पूछा है। इसमें क्या पूछा है साथियों? आपसे पूछा गया है लौकिक चरित काव्य। ठीक है, भविष्य कहा लौकिक चरित काव्य है, धनपाल इसके रचनाकार हैं। इसके अलावा योगसार, परमार्थ प्रकाश और पाहुड़ दोहा, ये जोइंद और मुनि राम सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहां हमें और ध्यान में रखनी है जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है, कि जो कुछ और रचनाएं हैं जिनको हम याद रखें कि अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। यहां एक सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। चलिए, तो यहां याद रखिएगा कि
रासो साहित्य जो है वो किसको और नाम से हम जानते हैं। यहां पूछेगा कि आदिकाल में अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे अपभ्रंश की रचनाओं में एक तो आपकी पौम चर्यु हो जाएगी। पौम चर्यु किसकी रचना है, ये जरूर याद रखिएगा, पौम चर्यु महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर एक रचना इन्हीं की हो जाती है रिठनेमी, रिठनेमी चर्यु, रिठनेमी चर्यु हो जाएगी। फिर एक रचना आपकी जो महत्वपूर्ण है पुष्पदंत की महापुराण, महापुराण जो है यह भी रचना किस प्रकार की है, तो यह आपकी चरित काव्य से संबंधित रचना है। फिर चरित काव्य में ही एक रचना अभी जैसे हम लोगों ने लिया, कौन सी थी, भविष्यत कहा, यानी कहा को क्या कहा जाता है, कथा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित किसकी रचना है, हेमचंद्र की रचना है, तो इसको भी इसी में रख लेंगे। इसके अलावा जो है प्राकृत व्याकरण और योग शास्त्र, योग शास्त्र भी इन्हीं की रचना है, हेमचंद्र की ही, और यह भी अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन भी इसी के अंतर्गत आने वाली रचना है। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए हो जाएगा आपका कि अपभ्रंश से प्रभावित कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से और भी पूछा जाएगा, चलिए अब इसी तरीके से यहां पर बात करेंगे लौकिक साहित्य की, कि लौकिक साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो लौकिक साहित्य में लौकिक साहित्य के कवियों में जैसे अब्दुल रहमान है, तो अब्दुल रहमान आ जाएंगे, कीर्तिलता कीर्ति पताका आ जाएगी, ये रचनाएं आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको बांट के रख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भविष्यत कहा। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतीय अंक में इनमें से अतिथि संपादक कौन थे। यह सवाल काफी चर्चित है और महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो सवाल पूछा गया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, तो एक बड़ा सवाल तो यही है कि जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन यह जो है एक प्रकार का हिंदी से संबंधित जो है यह एक संस्था है। तो 1936-37 में यहां पर अज्ञेय जो है, अज्ञेय का नाम यहां पर आता है। यानी यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय के अध्यक्ष संपादक अज्ञेय थे। सन 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने ही किया था। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के विषय में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बार फटाफट लाइक आप लोग बढ़ा दीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के विषय में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कहां पर है, यह प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1910 में हुई थी। यानी इसके पहले 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो एक विदेशी संस्था के प्रभाव में इसकी स्थापना की गई थी। और 1893 में इसकी स्थापना हुई, 1910 में इसकी स्थापना हुई प्रयागराज में। देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रयोग किया गया। और इसके अलावा यहां पर कई पुस्तकों का अनुवाद भी कराया गया। यहां पर प्रथमा और मध्यमा जैसी डिग्रियां भी प्रदान करता था, ये प्रथमा और मध्यमा। लेकिन अभी ये डिग्रियां जो है यह नहीं प्रदान करता। पहले ये इस तरह की डिग्रियां भी प्रदान करता था। तो यानी इसकी डेट भी अगर पूछी जाए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की, किसकी स्थापना कब हुई, तो प्रयाग में हुई, 1910 में होती है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रसमृथि की कथा वस्तु कहां से ली गई है। देखिए रसमृथि जो है इसकी पंक्तियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि रसमृथि की पंक्तियां कहां से ली गई हैं, बताएं। तो रश्मि रथी जो है कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। और ये जो है इसकी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। तो ये किस तरह से है, तो ये महाभारत की कथा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, महाभारत की कथा से यह लिया गया है रश्मिरथी। और ये कितने सर्गों में है, यह भी पूछा जाएगा कि रश्मिरथी जो है वह कितने सर्गों में है। तो यह रश्मिरथी जो है साथियों 7 सर्ग में है। कितने सर्ग में है,
रश्मिरथी आपकी 7 सर्गों में है। और एक चीज और पूछा जाता है कि रश्मिरथी की शुरुआत कहां से होती है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आज शक्ति का मूल। इस प्रकार से ये शुरुआत ही होती है इस पंक्ति से। तो राइट आंसर हो जाएगा दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है, तो महाभारत से ली गई है। अगला, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो कुछ काव्य खंडों का जो विभाजन है इतिहासकारों के द्वारा उसको भी हमें याद रखना होगा। तो ये जो विभाजन किया है रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने जो ये विभाजन किया है, अब इन्होंने दोहरे नामकरण की शुरुआत भी की थी हिंदी के इतिहास में। और शुक्ल जी का जो नामकरण है वह काफी विवादित भी रहा है। जैसे आदिकाल का नामकरण काफी विवादित रहा है, भक्तिकाल पे तो नहीं रहा, लेकिन सबसे विवादित नामकरण इनका आदिकाल का रहा है। तो ये कथन किसका हो जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह से इसका विभाजन किया है। उत्थानों में भी बांटकर उन्होंने विभाजन किया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान करके। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, बताइए। तो यहां पर वासुदेव सिंह का एक है ये धरती, क्या है, वासुदेव सिंह का है धरती। अब यहां आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर देखा है और सदा नीरा, ये किसके हैं, अज्ञेय की रचनाएं हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम त्रिलोचन की बात करें तो दिगंत, गुलाब और बुलबुल इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दिगंत, गुलाब और दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, आपके वासुदेव सिंह की हैं। धरती जिन्होंने लिखा है। इसके अलावा नदी की बाग पर छाया, इंद्रधनुष रौंदे हुए, बावरा अहेरी, आंगन के पारद्वार, ये जो रचनाएं हैं ये सब किसकी हैं, अज्ञेय की हो जाती हैं। बात करते हैं लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। देखिए लघुमानव की जो अवधारणा है यह किसकी है, विजय देव नारायण शाही की है। किसकी है, तो ये विजय देव नारायण शाही की है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में यह अवधारणा लाई। और अगर कोई एक पात्र आपसे पूछा जाए कि कोई एक पात्र बताइए जो किसमें मिले हमें, लघुमानव जिसमें मिल जाए, तो जैसे संशय की एक रात रचना है। संशय की रात में जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो हैं वह किस पात्र, किस तरह की प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, तो विजय देव नारायण शाही की जो लघुमानव की अवधारणा है, तो लघुमानव की अवधारणा में हनुमान जी जो है वह लघुमानव है। यानी समाज का सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति भी क्रांति कर सकता है और अपनी बातों को रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। चलिए, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि जो किशोरियां हैं वो अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं ना, तो अंग्रेजी का एक ग्रंथ था इस्तवार दलित किशोरीलाल, उनका अंग्रेजी का ग्रंथ था कौन सा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो ये अंग्रेजी का ग्रंथ था। किशोरी अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं तो उन्होंने क्या किया, इसका अनुवाद कर दिया। तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से इसका अनुवाद प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब इस्तवार दलाल इंदु हिंदुस्तानी का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से अनुवाद किया था। किस नाम से, हिंदुई
साहित्य का इतिहास नाम से किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी जो होती हैं वो फ्रांस से आती हैं। यानी भारत में जितनी भी लक्ष्मी देवियां आई कहां से? फ्रांस की देवी थी। तो लक्ष्मी और फ्रांसी, तो फ्रांसीसी भाषा का था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया। अगला, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसकी है? अब देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेम और मस्ती का काव्य। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी प्रेम और मस्ती का काव्य। श्रीधर पाठक आधुनिक हिंदी कविता से संबंधित हैं, खड़ी बोली आंदोलन से संबंधित हैं। राम नरेश त्रिपाठी कौन हो जाएंगे? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, तो एक कविता है, किसकी है? पुष्प की अभिलाषा। बताइए, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? बहुत चर्चित कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो कई बार पूछी भी गई है, पंक्तियां भी इसकी पूछी जाती हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, यह भी पूछा जाता है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। इसी तरीके से अटन का समय था, रजनी का उदय था, ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आधा गांव में से किस विधा की रचना है? आधा गांव। अब देखिए, आधा गांव का नाम भी आपको बताना है। आधा गांव का गांव कौन सा था? तो गंगोली गांव था। गंगोली गांव के मुसलमानों की कथा थी। इनका एक और उपन्यास है, क्या नाम था? कटरा बी आरजू। तो कटरा बी आरजू जो है, यह इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले पर आधारित था। इसी तरीके से सीन 75, क्या था? सीन 75 क्या था? तो सीन 75 भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था, और यह भारत में जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, उस दौरान का उपन्यास है। तो ये प्रगतिशील भी हैं और ग्रामीण चेतना के भी उपन्यासकार हैं। तो आधा गांव उपन्यास जो है, यह किसका है? यह राही मासूम रजा का है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए, कुतुब कर घास खाता है, कौन? मृगावती। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त। लाइक थोड़ा बढ़ाओ भाई, 75 करो। फटाफट लाइक बढ़ाओ यार मेरे भाइयों। चलिए, अब बात करते हैं नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो गुरुभक्त सिंह है। अब बात करें सियाराम शरण गुप्त की, तो ये किस धारा के कवि हैं? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। कौन? सियाराम शरण गुप्त जी। मौर्य विजय, विषाद, अनाथ, दुर्वादल, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग इनकी रचनाएं हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो इनको हम किस युग का कवि मानते हैं? तो द्विवेदी युग का कवि मानते हैं। देखिए, दो सवाल बहुत ही मतलब कॉमन है कि पूछा ही जाएगा। क्या सवाल? कि आपसे भारतेंदु युग या द्विवेदी युग, या दोनों? द्विवेदी युग।
मतलब ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि यहां से एक सवाल या दो सवाल 100% आना है। क्या पूछा जाएगा कि कौन सा कवि भारतेंदु युग का है या कौन सा कवि द्विवेदी युग का। यहां से एक सवाल कंफर्म में पूछा जाएगा कि आपसे, कि आप बता सकिए। अब बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध का आपके रचयिता कौन है? गुरु भक्त सिंह है। कविता करके तुलसी ने लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति किसने दी है? बताइए। कविता करके तुलसी ने लसे, कविता करके तुलसी ने लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के स्पर्श से ही कविता सुशोभित और सुरभित हुई है। और ये इनकी जो पंक्ति है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए, किस अर्थ में पंक्ति कही गई है। तुलसी ने अपनी कविता को खुद से चमकाया नहीं है। तुलसी ने अपने कविता को खुद से चमकाया नहीं है, तो क्या हुआ? बल्कि उनकी कविता ही उनकी कला के कारण चमकी है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है, बहुत बार सवाल यह पूछा भी गया है, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि तुलसीदास ने अपनी कविता को खुद नहीं चमकाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? अब ध्यान रखिएगा कि नई समीक्षा होती क्या है। तो आलोचना की एक पद्धति है, आलोचना की एक पद्धति है, नई शैली है, और इसे हम नई समीक्षा के नाम से जानते हैं। जॉन क्रो रैनसम, जॉन क्रो रैनसम। तो जॉन क्रो रैनसम को द न्यू क्रिटिसिज्म प्रकाशित करने के बाद यह शब्द रूढ़ हो गया, और बहुत सारे लोग नई समीक्षा के जनक किसको मानते हैं? टी.एस. इलियट को मानते हैं। ठीक है, टी.एस. इलियट को मानते हैं। अब यहां पर यह जो सवाल पूछा गया है, यह असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था कि नई समीक्षा के जनक कौन है। ऐसा पूछा गया था कि नई समीक्षा के जनक कौन है। तो यहां पर नई समीक्षा एक आंदोलन था। इसमें क्या किया गया कि व्यक्तिगत प्रतिभा ने अवैतिकता और उद्देश्य से संबंधी अवधारणाओं को विकसित किया। तो यहां पर यह किसकी कृति है? डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। लेकिन ये दो तरह के सवाल और यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन हैं? जंक्शन कहानी के लेखक कौन हैं? पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। किसकी हैं? यशपाल की हैं। दूधनाथ सिंह ने नमो अंधकारम भी लिखा है। क्या लिखा है? नमो अंधकारम। ठीक है, इन्होंने बाबरी मस्जिद पर एक बहुत चर्चित उपन्यास लिखा। क्या नाम था? आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। और निष्कासन इन्होंने एक उपन्यास और लिखा है। ठीक है, तो दूधनाथ सिंह का निष्कासन और आखिरी कलाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशपाल। मुक्तिबोध की बात करें तो काठ का सपना इनका बहुत चर्चित है। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। लेकिन यहां जंक्शन कहानी की बात करें तो मुक्तिबोध की कहानी है क्या? जंक्शन। ठीक है, चलिए लाइक थोड़ा बढ़ाइए भाई। श्रृंखला की कड़ियां का मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो ध्यान रखिएगा,
1942 में 1942 में स्त्री विमर्श की शुरुआत भारत में यहीं से होती है। यानी स्त्री विमर्श की शुरुआत अगर पूछी जाए, स्त्री विमर्श की शुरुआत अगर पूछी जाए कि किस कृति से होती है, तो 1942 में इसी कृति से होती है। अब एक चीज यहां बहुत समझने वाली है कि स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई क्यों, उसके पीछे का कारण क्या था। दरअसल जो मार्क्सवाद था वो अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर रहा था और लोगों को डर था कि सारी जो छोटी छोटी साहित्यिक धाराएं हैं वो मिट जाएंगी, क्योंकि मार्क्सवाद के बरक्स अस्तित्ववाद, इस तरह के और भी कई दर्शन उपज रहे थे। तो मार्क्सवाद को कमजोर करने के लिए उसी के बीच से दो धाराएं और निकाली गई, दलित और स्त्री, जहां पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श दोनों अपनी बात करते हैं। यानी दलित विमर्श दलित व्यक्ति ही लिख सकता है और स्त्री विमर्श कोई स्त्री ही लिख सकती है। यहां पर स्वानुभूति और सहानुभूति का मामला चला और कहा गया कि जो स्त्री है वो स्वानुभूति कर सकती है, पुरुष उसकी सहानुभूति कर सकता है। दलित व्यक्ति जो है वो अपनी स्वानुभूति कर सकता है, दूसरा कोई लिखेगा तो सहानुभूति में लिखेगा। तो स्वानुभूति और सहानुभूति का जो मामला चला, ये दो नए विमर्श, ये इनको हम समता मूलक विमर्श के नाम से जानते हैं, जो बराबरी के लिए आया। तो ये दोनों विमर्श जब आए तो भारत में जो इनकी शुरुआत होती है, और स्त्री विमर्श की शुरुआत अगर पाश्चात्य में बात करें तो द सेकेंड सेक्स जो रचना है उससे मानी जाती है। उसका हिंदी में जो अनुवाद किया वो किसने किया था, तो उसका हिंदी में अनुवाद किया था, क्या नाम था यार, स्त्री उपेक्षिता। स्त्री उपेक्षिता के नाम से उसका हिंदी में अनुवाद किया गया। सीमान दो बोउआर द सेकेंड सेक्स की रचनाकार हैं और उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जो पूछा जाता है, स्त्री क्या पूछा जाता है, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। अब आप इस कथन पे बात करेंगे तो स्त्री विमर्श की दो कड़ियां और खुलेंगी। स्त्री विमर्श एक तो बात करती है पितृसत्ता के विरोध पर, पितृसत्ता पर बात करती है, विरोध करती है उसका। दूसरा वो जेंडर और सेक्स में भी अपनी बात को अलग अलग रखती है, जेंडर और सेक्स पे अलग अलग बात रखती है। अब ध्यान रखिएगा, जो जेंडर है तो जेंडर किसके द्वारा दिया गया है, ये समाज के द्वारा दिया गया। और सेक्स की अवधारणा क्या है, वो जैविक है। यानी कोई बच्चा आपके घर में जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही आप बार बार उसको क्या कहते हैं, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, बार बार उसको बताया जाता है। छोटा भाई 2 साल का है, 4 साल का है और बहन 15 साल 20 साल की है, तो बाजार उस भाई के साथ भेजा जाता है कि भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। जो खुद भी पता नहीं अभी वो खुद साफ कर पाता है कि नहीं कर पाता अपना, वो बड़ी बहन की रखवाली करेगा। यानी ये पितृसत्ता है। तो यहां पर भारत में जेंडर की अवधारणा जो है वह समाज प्रदत्त है। यानी इसी का कथन का ये पृष्ठपोषण करता है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो हम अपने यहां स्त्रियों को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बार बार उनको बताते हैं कि तुम स्त्री हो, उसके जेंडर को उसको बताया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम तेज हंस नहीं सकती हो, तुम लड़की हो, तुम बोल नहीं सकती हो, तुम लड़की हो, अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती हो, और लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, तुम लड़का हो। तो जेंडर की अवधारणा जो समाज के द्वारा दी गई, और यही जो बात कही गई है किसके द्वारा कही गई है, सीमान दो बोआर के द्वारा कही गई है, जिसमें वो कहती है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। तो यहां पर इस प्रकार की अवधारणा, और जो सेक्स की अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है, जैविक है। तो अगर कोई भी बच्चा आपके यहां पैदा हो जाए, उसको आप मत बताइए कि तुम स्त्री हो या तुम पुरुष हो, उसको मत बताइए, तब वो ज्यादा विकसित होगा। लेकिन हर दिन हम उसको टोक टोक के बताने लगते हैं। लाइट घर में खराब हो गई है, बल्ब खराब हो गया, तो छोटा भाई बदलेगा, लड़की हो तुम बिजली से मत लड़ो। इस तरह से गाली गलौज हो रही है तो लड़की कैसे गाली दे दी, हाँ, तो चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। कुल मिलाकर सीमान दो बोआर का जो कथन था वो इसी पर आधारित था कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। और पाश्चात्य में वहां से शुरुआत होती है। इसी तरीके से जो भारत में स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है 1942 में होती है, और यह शुरुआत किसके द्वारा होती है, श्रृंखला की कड़ियों के द्वारा होती है। स्त्री विमर्श से संबंधित रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है,
महादेवी वर्मा, जिसमें स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों का पुनर्विवाह इत्यादि जो धारणाएं हैं उस पर यह बात की गई है। पेडालॉजी का सवाल बना दिए? नहीं भाई, पूछा जाता है, स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, सीमांत बोआर वाला कथन, और यह भी पूछा जाता है कि भारत में या हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत कब से होती है, यह भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। मेरी तिब्बत यात्रा, लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम भूखंड इत्यादि इनकी कई महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। अगला सवाल, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? साथियों, जो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास के पात्र हैं वो आपको याद होने चाहिए, यानी सारे उपन्यासों के पात्र तो आपको नहीं मालूम होने चाहिए, लेकिन कुछ उपन्यास जो बहुत चर्चित हैं उन उपन्यासों के पात्र साथियों आप सबको याद होने चाहिए। चलिए, तो जैसे यहां उपन्यासों की बात करें, प्रमुख उपन्यासों के पात्रों की बात करें, तो जैसे सुमन और गजाधर किस उपन्यास के पात्र हैं? फटाफट कमेंट करते हुए जाइए। सुमन, गजाधर। सुमन और गजाधर किस उपन्यास के पात्र हैं? बहुत चर्चित उपन्यास है, उपन्यास का नाम है सेवा सदन। सेवा सदन, सेवा सदन, ये किसका पात्र है? सुमन और गजाधर। सोफिया और सूरदास, सोफिया और सूरदास किसका पात्र है? ये आपके रंगभूमि का पात्र है, रंगभूमि के पात्र हैं सोफिया और सूरदास। ठीक है, इसी तरीके से एक पात्र और पूछा जाता है, घंटी। घंटी किसका पात्र है? पूछा जाता है कि घंटी किसका पात्र है, तो घंटी पात्र किसका है साथियों? तो कंकाल, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, तो कंकाल, इरावती ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या पूछा जाता है? अमरकांत, अमरकांत और समरकांत। अमरकांत और समरकांत के पात्र, मतलब किस उपन्यास के पात्र हैं अमरकांत और समरकांत? नैना और सुखदा। तो अमरकांत और समरकांत किसके पात्र हैं? तो साथियों ये कर्मभूमि के पात्र हैं, वो जो बहुत महत्वपूर्ण पात्र मैं बता रहा हूं। इसी तरीके से मालती, गोविंदी इत्यादि पात्र अगर आपसे पूछा जाए, मालती, गोविंदी, गोविंदी, दाता दीन, माता दीन, खन्ना, राय साहब, गोबर, झुनिया, सिलिया, तो ये सारे पात्र तो आप जानते ही होंगे। ये सारे पात्र किससे संबंधित हैं? गोदान पात्र हैं, गोदान के पात्र हैं। इसी तरीके से मृणाल और प्रमोद किसके पात्र हैं? मृणाल, मृणाल और प्रमोद किसके पात्र हैं? तो मृणाल और प्रमोद की बात किया जाए तो किसके पात्र हैं साथियों? त्याग पत्र, त्याग पत्र के पात्र हैं मृणाल और प्रमोद। ठीक है, इसी तरीके से शशि, सरस्वती और शारदा ये किसके पात्र हैं? क्या पूछा जाएगा? शशि, सरस्वती और शारदा किसके पात्र हैं? तो शशि, सरस्वती और शारदा किसके पात्र हैं? तो शेखर एक जीवनी किसके पात्र हैं साथियों? शेखर एक जीवनी के पात्र हैं, शेखर एक जीवनी के पात्र हैं। इसी देखिए, अगर आप कमेंट करके जवाब न दे पाए तो अपने मन में उस रचना को याद कर लीजिए। अगर आप टाइप न कर पाए तो याद कर लीजिए मन में कि कौन किसका पात्र है, तो आप इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से भट्टिनी और न्यूनिया किसके पात्र हैं? भट्टिनी, भट्टिनी और न्यूनिया, भट्टिनी और न्यूनिया, तो भट्ट से भट्टिनी यानी बाण भट्ट की आत्मकथा से ये पात्र मिल रहे हैं। भुवन, गौरा, रेखा, भुवन, गौरा और रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। भुवन, गौरा और रेखा किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह किस दार्शनिकता पर लिखा गया उपन्यास है? तो यह आपका उपन्यास साथियों अस्तित्ववाद पर लिखा गया है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप से लिया गया है। क्या नाम है? भुवन, गौरा और रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसी तरीके से मड़िक मुल्ला पूछा जाता है। यह उपन्यास जो है इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। मड़िक मुल्ला किसके पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है मड़िक मुल्ला। यह सूरज का 7वां घोड़ा से लिया गया है। बावनदास और कालीचरण, बावनदास, कालीचरण और लक्ष्मी, बावनदास, कालीचरण और लक्ष्मी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो बावनदास, कालीचरण और लक्ष्मी, बावनदास, कालीचरण और लक्ष्मी किसके पात्र हैं? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो 1954 में लिखा गया उसके पात्र हैं, मैला आंचल। ठीक है। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण है दरोगा, सनीचर और खन्ना, सनीचर, दरोगा, खन्ना, रूपन बाबू। यह किसका उपन्यास और इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो बात करें सनीचर, दरोगा, खन्ना और रूपन बाबू, यह राग दरबारी का है, राग दरबारी का है। 1968 में लिखा गया राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यपरक उपन्यास है। ठीक है। इसी तरीके से शकुन, मीरा और अजय, शकुन, मीरा और अजय, शकुन, मीरा और अजय, यह किसके पात्र हैं? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा गया है शकुन, मीरा और अजय, जिसमें तलाकशुदा महिला और उसके बच्चे की स्थिति को दिखाया गया है। उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी। नाम क्या है? आपका बंटी। ठीक है। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो उपन्यास थे उनके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। तो सूरदास किससे संबंधित है? कर्म भूमि से संबंधित है। अगला सवाल, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? चलिए देखिए, यहां पर कुछ ऐसे उपन्यासों की आज हम बात करेंगे जो जीवनी परक उपन्यास हैं। किसकी बात करेंगे? जीवनी परक उपन्यासों की बात करेंगे साथियों। जैसे भारती का सपूत, बताते जाइएगा। भारती का सपूत किसके जीवन पर है? भारती का सपूत यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर है। भारती का सपूत किसका है? रांगे राघव का। किसका है? रांगे राघव का है। भारती का सपूत हरिश्चंद्र के जीवन पर है। लोई का ताना किसका है? रांगे राघव का है। और किस पर आधारित है? तो कबीर के युग पर आधारित है, कबीर के युग पर आधारित है। ठीक है। इसी तरीके से रत्ना की बात ये भी रांगे राघव का है, तुलसी के जीवन पर है। देवकी का बेटा ये भी रांगे राघव का है और यह कृष्ण के जीवन पर आधारित है। यशोधरा जीत गई किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। लखिमा की आंखें यह किसके जीवन पर आधारित है? तो साथियों यह विद्यापति के जीवन पर आधारित है। जीवनी परक उपन्यासों में बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। लखिमा की आंखें किसका? रांगे राघव का है। चारिका अगर ये बता देगा कोई कि किसके जीवन पर आधारित और किसका उपन्यास है तो आज उसको रसगुल्ला खिलाएंगे। चलिए फटाफट बताइए, चारिका किसके जीवन पर आधारित और किसका लिखा उपन्यास है? जो बता देगा उसको रसगुल्ला खिलाएंगे। चलिए भाई फटाफट चारिका आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव
बाधा हरो, ये किस पर है? तो यह है बिहारी के ऊपर, बिहारी के जीवन पर। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो। इसी तरीके से अनुत्तर योगी महावीर स्वामी विनीत कुमार जैन ने लिखा है। ठीक है, चलो संजीव का सूत्रधार, संजीव का सूत्रधार जो है वो किसके जीवन पर है? तो भिखारी ठाकुर के जीवन पर है। किसके? भिखारी ठाकुर के जीवन पे है। चारिका आप सबको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारिका, चारिका, तो देखिए यहां चारिका की बात की गई है साथियों। गौतम बुद्ध पर है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? तो यह लिखा है गौतम बुद्ध के ऊपर। किसके ऊपर? गौतम बुद्ध के ऊपर लिखा गया है चारिका, शांतिप्रिय द्विवेदी का। ठीक है, चलिए। जाग मछंदर गोरख आया, बहुत महत्वपूर्ण है। जाग मछंदर, जाग मछंदर गोरख आया, गोरख आया। और धूनी का धुआं, ये दोनों ही नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ के जीवन पर आधारित है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात किया जाए विश्वंभर नाथ उपाध्याय, जाग मछंदर गोरख आया किसकी रचना है? विश्वंभर नाथ उपाध्याय की है। अब बात किया जाए साथियों धूनी का धुआं किसके जीवन पर आधारित है? तो यह भी नाथपंथ के प्रणेता गोरखनाथ पर है। और इसको किसने लिखा है? तो रांगेय राघव ने लिखा है। धूनी का धुआं, देखिए जितनी भी रचनाएं आपके गोरखनाथ पर आधारित हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से सनातन पुरुष किसके जीवन पर लिखा गया उपन्यास है? सनातन पुरुष तो महर्षि अरविंद पर राजेंद्र मोहन भटनागर किसके ऊपर लिखा गया है? अरविंदों के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के किस लेखक की रचना है? मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आचरण की सभ्यता। अब इन्होंने केवल 6 निबंध ही लिखे हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, ये सारे आपको याद रखना चाहिए। पवित्रता, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान। अब देखिए इसमें इस तरह से एक उपन्यास, इनका निबंध है आचरण की सभ्यता। तो ये जो सारे निबंध हैं पूर्ण सिंह है, आचार्य पूर्ण सिंह, राइट आंसर बी। अगला सवाल लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए फटाफट। रामचंद्र शुक्ल के निबंध के कितने भाग? देखिए किस संग्रह में कौन सा निबंध संग्रहित है, यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पर कितने निबंध संग्रह हैं यह भी आपको याद होना चाहिए। कितने निबंध संग्रह हैं और किसमें कौन सा निबंध संग्रह आता है यह भी सवाल बनता है। तो शुक्ल युग में अगर हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं इस निबंध में आएंगे और ये निबंध जो है इनके आलोचना में भी आते हैं। ठीक है,
तो ये निबंध आलोचना दोनों में आएंगे। अब जैसे पूछा जाए कि इनके भावपरक निबंध किसमें हैं, भावपरक, यार लाइक इतना कम क्यों, जल्दी जल्दी 100 लाइक पहुंचाओ यार, फटाफट 100 लाइक करो, जल्दी से आप लोग 100 लाइक करिए फटाफट। चलिए अब यहां क्या याद करना है, जैसे जो सवाल पूछा जाएगा कि भाव या मनोविकार संबंधी निबंध किसमें है, भाव या मनोविकार संबंधी निबंध किसमें है, तो इनके चिंतामणि भाग 1 में है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि लज्जा और ग्लानि निबंध किसमें है, लज्जा और ग्लानि निबंध इनका किसमें है, तो चिंतामणि भाग 1 में है। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध किसमें है, तो चिंतामणि भाग 1 में है। लोक मंगल की साधनावस्था निबंध किसमें है, लोक मंगल की साधनावस्था निबंध किसमें है, तो यह भी चिंतामणि भाग में है। रसात्मक बोध के विविध रूप, यह निबंध किसमें है, तो यह भी चिंतामणि भाग 1 में है। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं, तो आपसे पूछा जाएगा साथियों, तो चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंधों की संख्या कितनी है, 17 है। इसी तरीके से चिंतामणि भाग 2 में निबंधों की संख्या कितनी है, तो चिंतामणि भाग 2 में निबंधों की संख्या है कुल मिलाकर 3। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में प्राकृत दृश्य, ये इनका पहला निबंध संग्रह निबंध है। दूसरा है क्या, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, और तीसरा है काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। यानी रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 2 में कुल निबंध कितने हैं, 3 निबंध हैं, ठीक है। और चिंतामणि भाग 4 में कुल कितने निबंध संकलित हैं, तो चिंतामणि भाग 4 में सबसे ज्यादा निबंध संकलित पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध संग्रह में, किस भाग में सबसे अधिक निबंध हैं, तो साथियों निबंध संग्रह जो इनका 4 वाला है पार्ट 4, उसमें सबसे अधिक निबंध हैं। 4 तो रहेगा, साथ में 7 लगा देंगे, यानी चिंतामणि भाग 4 में, जिसको कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने निकाला था, 1902 से 1939 तक उनके जितने भी निबंध हैं सबको एक साथ संकलित कर दिया गया है, यानी इसमें 47 है। कुल कितने निबंध आ चुके हैं आज तक, तो इनके कुल 4 निबंध आ चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें याद रखना है कि ये जो निबंध हैं यह किस किस बार आए हैं, यानी कब कब ये निबंध आए हैं, डेट इनकी याद रखना। पहला 1939 में, दूसरा 1945 में, और तीसरा 1983 में, और चौथा कब से कब तक है, 1902 से 1939 तक के निबंधों का संपादन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधा के दृष्टि से अस्ति और भवत की कृति क्या है, विधा के दृष्टि से अस्ति और भवत की कृति क्या है, तो एक प्रकार की ये क्या है, आत्मकथा है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अगला सवाल है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज की रचना किसने किया है, तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज जो है इसमें किसी का नहीं है। 30-40-50 उपन्यास के लेखक कौन है, 30-40-50 उपन्यास के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर माचवे। 30-40-50 उपन्यास के लेखक कौन है, प्रभाकर माचवे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, सन 1800 में। आसान सवाल जल्दी कर लेंगे। हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है, यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आप लोग जवाब देंगे। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसको माना जाता है, आसान सवाल जो थे वो जल्दी करेंगे, कठिन वाले थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। बताइए हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसको माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दास को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय सौंदर्य बोध, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, और तुलसीदास के रचनाकार हैं। लोक जागरण और हिंदी साहित्य, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, और ये जो रचनाएं हैं जिसके द्वारा लिखी गई हैं उन्होंने यह भी रचना लिखा है, अर्थात रामविलास शर्मा। इसमें से आत्महंता, आत्महंता आस्था, यह दूधनाथ सिंह ने निराला के ऊपर लिखा था, काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो साथियों याद रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा में है। अगला, बंदे बाणी विनायको किसका निबंध संग्रह है? किसानों का देश, किसानों का देश, त्रिधारा, जुलूस उपन्यास भी है और जुलूस निबंध भी है, जुलूस रुका है, जुलूस रुका है, आम रास्ता नहीं, आम रास्ता नहीं। अब हम बात करें तो बंदे बाणी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह है। विवेकी राय के निबंधों की बात करें तो किसानों का देश, त्रिधारा, जुलूस रुका है, आम रास्ता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, निषाद बांसुरी। अब इनके जो निबंध हैं कुबेर नाथ राय के, बड़े वो क्लासिकल नाम हैं, तो आप आसानी से इनके निबंधों का नाम याद कर सकते हैं। क्यों याद कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ही क्लासिकल नेम इन्होंने दिए हैं कुबेर नाथ राय से। जैसे प्रिया नीलकंठी इन्होंने नाम दिया, रस आखेटक दे दिया, गंध मादन दे दिया, मादन दे दिया, विषाद योग दे दिया, निषाद बांसुरी दे दिया। तो इनके जो नाम है बहुत ही क्लासिकल नेम है, तो इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं। कौन सा ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी संग्रह है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है। तो साथियों यहां पर फटाफट बताइए, नमक का कैदी, एक है नमक का दरोगा प्रेमचंद का, नमक का कैदी नरेंद्र कोहली की है। किसकी है? नरेंद्र कोहली का कहानी संग्रह है। छतरी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, इसी तरीके से दिवा स्वप्न लक्ष्मण सिंह, किसकी है? लक्ष्मण सिंह की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। छतरी सलाम घुसपैठी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। एक रचना जो और इसी तरह से बहुत चर्चित है, क्या नाम है उसका? 25 चौका 150 कहानी संग्रह है। किसका है? 25 चौका 150। तो कुछ लोग कहेंगे गुरुजी 25 चौका 150 कहां होता है? तो गणित थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। पच्चीस चौका 150। चलिए, कवि कंठाभरण के नाम से रचना किसने किया है? तो यहां पर अगर आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं या क्षमा लेना देना चाहते हैं तो क्या कराइए? भोजन कराइए। कहां तक?
कंठ भर के उसको भोजन कराइए। ठीक है। इसी तरीके से औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, सुवृत्त तिलक, सुवृत्त तिलक, दशावतार चरित, दशावतार चरित, ये रचनाएं किसकी हैं? क्षेमेंद्र की हैं। और इन्होंने औचित्य सिद्धांत की स्थापना भी किया था। चलिए अगला 100 नंबर का सवाल है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। किसके लिए कह रहे हैं? महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो यहां पर राजशेखर हैं। बाल रामायण, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल भरत, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं आपके राजशेखर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ध्यान रखिए, इनकी रचनाओं में मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षीयम, विक्रमोवर्षीयम, ये 3 रचनाएं जो हैं साथियों, ये क्या हैं? इनके नाटक हैं। 3 नाटक हैं। कैसे याद रखेंगे? तो अभी यहां पर आ और मां और वी मां आ, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? मां अभी और विक्रम, मां अभी और विक्रम, मां अभी और विक्रम। तो अभी मां विक्रम को बुलाओ, इस तरह से 3 रचनाएं इनके नाटक में आ जाती हैं। इसी तरीके से पूछा जाता है कि इनके महाकाव्य कौन से हैं? कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम। तो ये 2 रचनाएं किसमें आती हैं? कुमार रघु, कुमार रघु जो थे महान थे, कुमार रघु महा मतलब महान थे। मेघदूत और ऋतु संहार, मेघदूत और ऋतु संहार, ये क्या है? 3 का, इसको गीति नाट्य भी कहा जाता है और खंड काव्य भी कहा जाता है। खंड काव्य भी कहा जाता है इसे और गीति काव्य भी कहा जाता है, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्यम की। अब यहां सवाल जो पूछा गया है कि ऋतु संहार को जो है प्रथम काव्य कृति माना जाता है। कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो यहां पर
प्रसन्न राघव, ये क्या है? जयदेव का नाटक है। बाकी माघ का शिवपाल वध, महाकवि माघ का कुमार संभवम, कालिदास का खिरार्तार्जुनियम, भारविका। ये तीनों क्या हैं? महाकाव्य हैं, जबकि प्रसन्न राघव जयदेव का नाटक है। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूत की रचना है। मालती माधव भवभूत की रचना है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहे हैं? रचना यदि जीवन का अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र कहानी हजारी प्रसाद देख नहीं, मैथ्यू अर्नाल्ड का नहीं है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। साथियों, यदि आप 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चाहते हैं, मॉडल पेपर चाहते हैं, जिसका पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, यदि आप लेना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 95 92 37 पर। इसके अलावा DSSB TGT की कक्षाएं, यूजीसी नेट हिंदी की कक्षाएं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC की कक्षाएं, यूपी TGT PGT का प्रैक्टिस बैच, GIC प्रवक्ता का अभ्यास बैच, ये सब कुछ आपको मिल सकता है व्हाट्सएप करने पर 9628 95 92 37 पर। अगला सवाल है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, जब उसे पूरा करने के स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो आसान सा सवाल है, कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द पद या छूट जाता है या उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो इसे हंस पद कहते हैं, यानी यह वाला चिन्ह लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंभव काम करना का अर्थक मुहावरे का क्या मतलब होता है? तो आसमान के तारे तोड़ना। इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? फटाफट बताइए, आसान सा सवाल नहीं है, कठिन है थोड़ा सा। इसमें पूछा गया शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चलिए देखते हैं कौन कौन जवाब दे रहा है। तो देखते हैं लाइव कौन कौन है। तो कविता है, TGT PGT हिंदी है, प्रद्युम्न है, वंदना है, उषा है, ज्योति कुशवाहा है, तृप्ति है और MS वर्मा है। स्वागत है आप सबका, फटाफट जवाब दीजिए। तो यहां पर पूछा गया इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताइए। तो 8 का C, 8 का A, भाई 8 का A नहीं होगा, B नहीं होगा, D नहीं होगा, राइट आंसर होगा कृशांगी। क्या होता है? कृशांगी। वह स्त्री जो जिसका शरीर दुबला है, छीड़काय है, उसे कृशांगी कहते हैं। अगला सवाल है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताएं। तो विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, विबुध देवता, ये सारे इसके हैं जो तुरंत प्रभाव में आ जाती है, यानी क्षण प्रभा। राइट आंसर C हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए यहां पर पुस्तक, पुस्तकें, यानी एक वचन बहुवचन दोनों में होता है। शिशु, शिशु, शिशु जो होता है ये हमें हमेशा दोनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में। भक्ति, प्राण, तो प्राण क्या होता है? आप ध्यान रखना है कि हम बहुवचन और एक वचन में किसको बांट सकते हैं? जिसकी गिनती कर सकते हैं उसी को हम एक वचन और बहुवचन में बांट सकते हैं। अगर कोई कह दे कि हमारे पिताजी कह रहे थे कि हमारी शादी दूसरी जगह कर देंगे, तो लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें बहुवचन में प्रेम करता हूं, तो प्रेम को बहुवचन में किया जा सकता है क्या? लोग पूछते ना, कौन सा एक डायलॉग था, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हम खुद ही नहीं जानते हैं। तो मतलब जब रोमांटिज्म की बात आती है तो प्रेमी प्रेमिका में आपस में बात होती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती, इतना प्यार करती, इतना।
जितना देर इतना कह दिया मतलब ज्यादा प्यार करते हो, जबकि प्यार को बहुवचन में हम बांट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रेम जो है वह भाव है और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अब यहां पर तो पुस्तक जो है यह वस्तु है, इसको गिना जा सकता है, तो इसलिए ये होगा नहीं। शिशु जो है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, तो शिशु का भी बहुवचन नहीं बनता। ध्यान रखिएगा कि जिस भी शब्द में ए की मात्रा लगाने से, जिस भी शब्द में य की मात्रा लगाने से, जिसमें भी य लगाने से अगर बहुवचन बन जाए तब तो समझिए वो बहुवचन है। अगर यह सब लगाने के बाद भी बहुवचन नहीं बनता है तो फिर उसका बहुवचन नहीं होगा। जैसे एक शब्द खूब पूछा जाता है, चाकू, डाकू का बहुवचन बताइए, तो चाकू और डाकू दोनों का बहुवचन नहीं होता है। इसी तरीके से एक आपका अनाज है, उसका भी बहुवचन नहीं होता। यानी कि यहां पर जो बहुवचन है, जैसे प्राण जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, प्राण पखेरु उड़ गए, हस्ताक्षर हो गए, दर्शन हो गए, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से प्राण जो है बहुवचन हो जाता है। तो कोई भी शब्द बहुवचन उसका होगा कि नहीं होगा, उसकी जान पहचान के लिए आपको क्या करना है कि उसमें ए या का मात्रा लगा देना। अगर बहुवचन बनता है तो ठीक है, कोई भी शब्द जिसमें ओ की मात्रा लगाकर बहुवचन बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे। बहुवचन जो बनता है दो तरीके से बनता है, एक तो बनता है विभक्ति सहित, क्या बनता है, विभक्ति सहित बहुवचन बनता है, और एक बहुवचन बनता है विभक्ति रहित। क्या बनता है साथियों, विभक्ति रहित। तो विभक्ति रहित का मतलब होता है, जैसे हमने कहा चिड़िया, क्या कर दिया, चिड़िया, तो चिड़िया क्या हो गया, ये साथियों हो गया विभक्ति रहित बहुवचन। अगर हम कहें चिड़ियों, हमने कहा चिड़ियों, तो ये विभक्ति सहित बहुवचन हो गया। तो बहुवचन दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने घोड़ा शब्द लिया, कौन सा शब्द लिया, घोड़ा, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़े, लेकिन ये साधारण बहुवचन हो गया। अगर यहां पूछा जाए तिर्यक बहुवचन कौन सा है, आपसे पूछा जाए कि तिर्यक बहुवचन बताइए, तो तिर्यक बहुवचन जब पूछा जाएगा आपसे तो क्या बताएंगे, तिर्यक बहुवचन हो जाएगा घोड़े। इस प्रकार से घोड़ा और घोड़े दोनों बहुवचन हो सकता है। इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते जिनका बहुवचन नहीं होता है। जैसे किसी ने कह दिया भैया बताओ राजा का बहुवचन क्या होगा, तो पहले कुछ कथा कहानियों में राजा का बहुवचन प्रयोग किया जाता था। कैसे किया जाता था, हमारे यहां राजे और महाराजे, तो राजे और महाराजे जो है ये प्रयोग भले किया जाता है लेकिन इसका बहुवचन नहीं होता है। राजा का बहुवचन क्या होता है, राजाओं होता है, लेकिन ये साधारण बहुवचन नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक बहुवचन कहते हैं, या इसको हम कहते हैं विभक्ति सहित बहुवचन। ठीक है, तो जितने लोग देख रहे हैं फटाफट एक बार लाइक कर दें, सभी लोग फटाफट लाइक कर दें, आगे बढ़ते हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि कभी भी शब्द के मध्य में आप हमेशा, आप देखिए अगर 20 सेकंड में आप क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो कभी भी अगर संधि विच्छेद करना हो तो शब्द के मध्य में चलिए तुरंत, और वहां पर बीचों बीच दो भाग कर दीजिए। देखिए अगर बड़ा की मात्रा लगी हुई है तो पक्का है दीर्घ स्वर संधि होगा, यहीं से दो भाग करिए। पहला शब्द क्या हो गया, तद, दूसरा शब्द क्या हो गया, आकार हो गया। यहां छोटा आ है, यहां पर बड़ा आ है, बड़ा छोटा मिला बड़ा हो जाता है, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ स्वर संधि हो गई, अर्थात तद धन आकार बराबर तदाकार। लेकिन यहां पर एक चीज और आ गया है कि आप देखिए कि सब में हलंत लगा हुआ है, इस प्रकार से कौन सा होगा बताएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो साथियों यहां फिर से हम लेते हैं। यहां पर हमने देखा कि हमने क्या लिया, हमको मिला तद धन आकार मिला, तद धन आकार मिला, यहां से हमने अ निकाल लिया, यहां से भी हमने अ निकाल लिया। अब यहां देखें तो हमारे पास क्या बचा है, द बचा है। तो द बचा है तो व्यंजन स्वर संधि में क्या होता है, उसी वर्ग का पहला वर्ण रख दें। पहला वर्ण रखेंगे क्या हो जाएगा, तत् शब्द हो जाएगा, तत् धन हो जाएगा आकार, तत् धन आकार। तो यहां पर
त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा, तद धन आकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तद धन आकार बन जाएगा। क्योंकि यहां पर हलंत लगा हुआ है इसलिए मात्रा के इसमें लग जाएगी तो क्या शब्द बन जाएगा, बन जाएगा तदाकार। तो इस प्रकार से यह कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते। इनमें से एक संधि की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन है। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा है। चलिए फटाफट बताइए, बहुत आसान सा सवाल है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी बहुत अच्छी पूछी जाती हैं। चलिए फटाफट बताइए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी खूब पूछी जाती है, याद रखिए। देखिए पर डे का टारगेट रखिए कि 10 सवाल आप शुद्ध अशुद्ध वाला करिए। चलिए चलिए इसी तरह से कुछ और शब्द लेते हैं। अत्याधिक, अत्यधिक, फटाफट कमेंट करते जाइए। एक सही है या दो सही है। ये सवाल नंबर डाल देता हूं एक, सवाल नंबर डाल देता हूं एक। इसी तरीके से एक और है, जैसे गम और गम, इन दोनों में अंतर होता है। ये गम जो है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये गम दुख के लिए होता है और ये गम जो है चिपकाने वाला चिपकाने वाला। तो अगर गम और गम में भी अंतर आए तो ध्यान रखिएगा कि आप गम में हैं या गम में हैं। तो ध्यान रखिए आप गम में हैं या गम में हैं। तो गम और गम, तो एक में नुक्ता लगा हुआ है, एक बिना नुक्ते का है। ठीक है, तो यहां अगर अत्यधिक की बात करें तो अतिधन अधिक होता है, तो शुद्ध क्या होगा, अत्यधिक होगा, यानी छोटा वाला सही होगा। और यहां पर बात करें 112 में, तो 112 में कौन सा सही होगा, तो डी सही होगा, भास्कर। व्याकरण लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है, अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादान। हम कान से सुनते हैं, तो कान से यहां पर क्या हो जाएगा, कर्तव्य कनिष्ठ तृतीया, यानी जहां पर साधन का काम किया जाए तो वहां पर तृतीया होती है। नहीं, अपादान पूछा है, पंचमी पूछा है। मोहन से उठा नहीं जाता, तो यहां पर भी नहीं होगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, तो क्या किया है, तोड़ दिया मतलब अलग हो गया। रावण राम के बाण से मारा गया, यहां पर क्या है, साधन का बात किया गया है। एक सवाल आपसे और पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन राधा से सुंदर है, मोहन राधा से सुंदर हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो बहुत महत्वपूर्ण कारक है। देखिए अगर कभी भी तुलना किया जाए, कभी दो लोगों के मध्य में तुलना किया जाए तो कौन सा कारक होगा, तो सदैव तुलना करने में साथियों कौन सा कारक होगा, अपादान होगा। क्योंकि हम जब किसी से तुलना करेंगे तो एक को श्रेष्ठ करेंगे और जो श्रेष्ठ नहीं होगा उसको क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। तो मोहन राधा से सुंदर है, इसको हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि गांव के लोग जो है वह किससे डरते हैं, एक समय बहुत सारे लोग डरने लगे थे, किससे, अरे जो ऊपर उड़ता है यार फर 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 करके, क्या कहते हैं उसको, हाँ ड्रोन से। तो लिख दें ग्रामीण ड्रोन से डरते हैं, लिखा ग्रामीण ड्रोन से डरते हैं। तो इसमें कौन सा कारक होगा, तो साथियों जब भी डरने की बात आए तो सदैव डरने में कौन सा कारक होगा, तो इसमें हो जाएगा पंचमी अर्थात अपादान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो तुलना में भी हो जाएगा। अब अगर कह दें कि राधा श्याम से सुंदरतर है, तो अगर तुलना कर दिया तब भी वही बात होगी, डर कर दिया तब भी वही बात होगी। ठीक है,
अगर यहां पर पूछ लें, अगर यहां पूछ लें कि यह ताले की चाबी है, बहुत बार पूछा गया है, यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक होगा, यह ताले की चाबी है में कौन सा कारक होगा, कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ताले की चाबी, यहां संबंध की बात नहीं की गई है, यहां निमित्त की बात की गई है। किसकी बात की गई है, निमित्त की बात की गई है। और जहां पर भी निमित्त की बात की जाती है संप्रदाय चतुर्थी यानी को के लिए, यानी निमित्त की बात की गई है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध न होकर क्या होगा साथियों, चतुर्थी होगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। इसमें अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विज्ञ क्या है, विलोम है। ए विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं, विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं, चलिए तो देखिए ये प्रत्यय होते हैं सुप प्रत्यय, इनकी संख्या क्या होती है, 21 होती है। यानी विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहा जाता है, विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहा जाता है, विभक्ति सूचक प्रत्यय को सुप प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अब सुप प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग में आते हैं इसको भी देखते हैं। तो यह विभक्ति बनाने के काम में आते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा राम, राम क्या है, प्रातिपदिक है यानी मूल शब्द है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, सु लगा दिया, क्योंकि जो प्रत्यय सु औजस अमौसष्टाभ्याम भी इस प्रकार से कुल 21 प्रत्यय हैं। तो हमने क्या लगाया, सु प्रत्यय लगा दिया राम में, तो राम शब्द क्या बन जाता है, रामः बन जाता है। क्या बन जाता है, रामः। तो रामा क्या बन गया, विभक्ति सूचक बन गया। इसी तरीके से हमने हरि लगाया, हरि, हरि शब्द, हरि शब्द में सु लगा दिया, क्या बन गया, हरि बन गया। हरि क्या हो गया, विभक्ति सूचक हो गया। इसी तरीके से सुप 21 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये यहां प्रयोग किए जाते हैं, विभक्तियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित्राता, हरित्राता समास पद का विग्रह क्या होगा, हरित्राता समाज का विग्रह क्या होगा, चलिए बताइए। यहां पर हरि का तृतीया कर देंगे, हरिणा, हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः। जगत, जगत शब्द के विभक्ति का रूप है, तो यहां पर क्या होता है, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगद्भ्याम जगद्भी, जगदे जगद्भ्याम जगद्भ्या, जगता जगद्भ्याम जगद्भ्या, जगता जगतो जगताम, जगति जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगती हे जगंती। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। जगत, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का। पांवरी इनमें से किस बोली से संबंधित है, पांवरी इनमें से किस बोली से संबंधित है, ध्यान रखिए ये जो प्रमुख बोलियां हैं इनको आप जरूर याद रखिए, इनका क्षेत्र याद रखिए। तो जैसे यहां बात करें बांगरू की, किसकी बात करें, बांगरू की, देशवाली की बात करें, देशवाली की बात करें, देशवाली, जाटू की बात करें, तो ये किससे संबंधित बोलियां हैं, तो ये समझ बोलियां हमारी हरियाणवी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, हरियाणवी से संबंधित हैं। ठीक है, इसी तरीके से अंतर्वेदी, अंतर्वेदी बोली किससे संबंधित है, अंतर्वेदी कई बार पूछी गई है, तो अंतर्वेदी, भुक्सा, जादोबाटी, डांगी, डांगी बोली किससे संबंधित है, तो साथियों ब्रज भाषा से संबंधित है। किससे बोली संबंधित है, ब्रज भाषा से संबंधित है। इसी तरीके से पामरी, बनाफरी, बनाफरी, लोधंती, निभट्टा, लोधंती, लोधंती और निभट्टा। तो पावरी, पावरी, बनाफरी, लोधंती और निभट्टा किससे संबंधित है, तो यह हमारी किससे संबंधित है साथियों, फटाफट ये बुंदेली से,
और इसी बनाफरी शैली में ही हमारा एक काव्य भी लिखा गया है, आल्हा और उदल से संबंधित। कौन सा काव्य है? 12 बरिस लो कुकुर जिए, बरस 18 छत्री जिए, जीवन को धिक्कार, यही है ना। चलिए, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, तो पूर्वी बोली का विकास किससे हुआ है? तो हमारा हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। सही है? नहीं, पूर्वी हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? अर्धमागधी से। बिहारी का जन्म किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित नहीं है? ग अघोष, फ अल्प प्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। हाँ यार, थोड़ा सा गले में तो दिक्कत है ही है भाई। चलिए फटाफट बताइए, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग अघोष, फ अल्प प्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। देखिए यहां क्या पूछा है, कौन सुमेलित है? तो स स श ह ऊष्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, ग क्या है? घोष है। ग क्या है? घोष है। फ क्या है? महाप्राण है। ठ क्या है? घोष है। सा क्या है? ऊष्म है। अब बताइए, आगे और सवाल कराएं कि छुट्टी करें? फटाफट बताइए, आगे और सवाल कराएं कि छुट्टी करें? बताइए फटाफट, छुट्टी या आगे और सवाल? लाइक करो फटाफट भाई, लाइक करो, 100 लाइक तो पहुंचाओ यार। छुट्टी करें? चलिए, छुट्टी का मतलब लोग भागने लगे। चलिए ठीक है, आज यहीं तक। कल फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं 10, जिसमें 1500 महत्वपूर्ण सवाल होंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। कल मिलते हैं फिर इसी समय पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कल का समय 10:10 पर, और कल थोड़ा सा और देर तक पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।